आज काले धन की जांच में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने 3 साल बंद लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट को 627 नाम सौंप दिए हैं। सीधे चलते पीछे आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज दिखाते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए आप क्या कुछ हुआ है। 3 लिफाफे 627 नाम। पहले लिफाफे में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, एक एक तस्वीर। विदेशी खाता धारकों के नाम पहले लिफाफे में 627 विदेशी खाता धारकों के नाम और उस पर सील, और ये पहला लिफाफा। दूसरा सरकार के साथ पत्र व्यवहार, दूसरे लिफाफे में 3 लिफाफे हैं सील्ड, और तीसरा लिफाफा ये देखिए। पहला लिफाफा जो हम आपको दिखा रहे हैं, विदेशी खाता धारकों के 627 नाम है, जिसका डिस्क्लोजर को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो रहा था। फ्रांस सरकार के साथ हुए पत्र व्यवहार नंबर 2, क्योंकि ये ट्रीटी की बात है। इसमें एसआईटी की अब तक की स्टेटस रिपोर्ट, क्या स्टेटस रिपोर्ट है वो भी इसमें दे दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए 3 दस्तावेज आपके सामने दिखाए हम, जो कि आज 3 लिफाफे बंद लिफाफे दिए गए। 627 में आधे से ज्यादा नाम भारतीय निवासी। लीजिए, करीब 300 खाते एनआरआई के, उन पर टैक्स कानून लागू नहीं। सीधी सीधी बात, उन पर टैक्स कानून लागू नहीं होता है। कई लोगों ने खाते स्वीकारे हैं, टैक्स चुकाने को तैयार भी हैं, यह बात भी सामने आ रही है। सभी 627 खाते HSBC बैंक के हैं, HSBC बैंक के हैं। 2011 में लिस्ट फ्रांस सरकार ने भारत को दी थी। इसके साथ कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे। और ये जो आपके सामने हमने दिखाया अभी तक, 27 जून 2014 को ये लिस्ट एसआईटी को दी जा चुकी है। 27 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो चुके हैं। लिस्ट एसआईटी के पास जा चुकी है। लिस्ट में 2006 तक की जानकारी है, 2006 तक की, उससे बाद की जानकारी नहीं है। गौर करें आप। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की डेडलाइन मार्च 2015। कौन जांच करे, इस पर केंद्र को आपत्ति कतई नहीं है। यह भी साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या क्या कहा है, ये वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। 7 संधियों की गोपनीयता की शर्त का पालन हो, यह भी कहा है। जो हमारी गोपनीयता की शर्त है उसका पालन जरूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सील्ड बंद लिफाफे नहीं खोलेगी। फिर क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? सिर्फ एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सील बंद लिफाफे खोलेंगे। एसआईटी हमारी प्रतिनिधि है, हमें एसआईटी पर पूरा भरोसा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एसआईटी जानकारियों को ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से साझा करें। एसआईटी इन एजेंसी से साझा करें। एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंप दे। एसआईटी की जांच पूरी करने की प्राथमिकता डेडलाइन मार्च 2015 है। यानी हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। 3 बंद लिफाफे थे। आज की अदालती कार्रवाई के बारे में क्या कहना है पक्षकार राम जेठमलानी और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का, आइए देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते। बहुत बड़ा बयान है राम जेठमलानी का कि ये तारीफ करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, न कि केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल की। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी और तीखी मुहिम चलाने वाले बाबा रामदेव ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्हें सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। विदेशों में जमा काले धन के ऊपर सरकार को 3 कदम तत्काल उठाने चाहिए और देश को इस मुद्दे पर पूरी तरह से भरोसे में लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व और उनके सरकार की नीतियों और नीयत पर मुझे शक नहीं है, लेकिन देरी होने से देश में काले धन को लेकर के एक आशंका का माहौल बना हुआ है
और उन 3 कदमों में सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये काला धन जमा किया हुआ है उनके नाम भी बताने चाहिए और उनसे दाम वसूलने भी चाहिए। अभी तक काले धन की रिकवरी जिस गति से होनी चाहिए उस गति से काले धन की रिकवरी देश में नहीं हो रही है। अभी 800 से ज्यादा नाम सरकार के पास हैं, 50,000 से ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। उन सब की जांच करना और जिनका काला धन उनसे वसूली करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा करीब 20 लाख रुपए एफडीआई के माध्यम से आया है, उसमें भी करीब 60 से 80% काला धन है। ये मैं नहीं, पूरे देश के सभी इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं। और उसी एफडीआई के माध्यम से, जिसको मैं जो है काले धन की चाबी बोलता हूं, जिन लोगों ने विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर वो पैसा लाया है, उन्हीं के पैसे देश के बाहर यूबीएस से लेकर के और तमाम एचएसबीसी से लेकर के और दूसरे विदेशी बैंकों में जमा है। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर भी माइनिंग में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, हेल्थ में, एजुकेशन में और यहाँ तक कि नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में उस पैसे को लगाया हुआ है। तो जिन लोगों की एफडीआई है उन लोगों के मूल मालिकों का पता लगाना चाहिए। उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियर ओनरशिप। ये प्रावधान एफडीआई में होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। और